जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। 1 फरवरी 2023 की एसएससी जीडी की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछेगा और उन पर आधारित आपसे आने वाली शिफ्टों में क्या क्या पूछा जा सकता है उसका एक सटीक विश्लेषण करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। सारी क्लास को आप अटेंड कीजिएगा और उससे आप 8 से 10 नंबर ज़्यादा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ एसएससी जीडी से आने वाली शिफ्टों में एग्जाम को लेकर। बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। हमसे दोस्तों पहला सवाल पूछा गया कि भारत के वर्तमान चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, हर शिफ्ट में दोस्तों एक नियुक्ति जरूर पूछी जा रही है, सभी नियुक्तियों को आप अच्छे से पढ़कर जाएं। भारत के वर्तमान चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? राजीव गौबा, अनिल कुमार, मनोज पांडे, एडमिरल आर हरि कुमार। तो आपको याद में रखना है भारत के सीडीएस कौन है, तो आपको सबको पता है अनिल कुमार जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये भारत के दूसरे क्रम के हैं। कौन दोस्तों? अनिल कुमार जी। भारत के पहले सीडीएस कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। बात करते हैं राजीव गौबा, ये कौन है, तो इनको आप नोट करके रखें, कैबिनेट सचिव हैं ये। कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा जी हैं। मनोज पांडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये दोस्तों, थल सेना अध्यक्ष हैं। थल सेना अध्यक्ष, ये दोस्तों थल सेना अध्यक्ष हैं, इसको भी आप नोट कर लें। और कौन से क्रम के हैं ये भी आपको याद में रखना है, 29वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? 29वें क्रम के हैं, इनको आप ध्यान में रखें। एडमिरल आर हरि कुमार, ये कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये नौसेना अध्यक्ष हैं। कौन? नौसेना अध्यक्ष। ये दोस्तों नौसेना अध्यक्ष हैं, इनको भी आप नोट करके रखें। और ये कौन से क्रम के हैं? ये 25वें क्रम के हैं। इनका आप क्रम भी याद रखें, कई बार आपसे क्रम भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वायु सेना अध्यक्ष। वायु सेना, दोस्तों वायु सेना अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद में रखना है विवेक राम चौधरी। कौन? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी, ये दोस्तों वायु सेना अध्यक्ष हैं, इसको भी आप नोट करके रखें। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है भारत के पहले सीडीएस कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे सवाल पूछा गया कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण रखा जाएगा, इसका आर्टिकल हमसे पूछा गया है। अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 44 है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा में और आपसे पूछ लिया गया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण रखा जाएगा, इसका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 22। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंदर है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 24 इसमें क्या है? बलात् श्रम पर रोक। बलात् श्रम पर रोक, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको किसी भी कारखाने में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। उनसे किसी छोटे बच्चे से आप कारखाने में कार्य या किसी फैक्ट्री में आप कार्य नहीं करा सकते हैं, यही होता है बलात् श्रम पर रोक। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, यानी कि दोस्तों समान सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इसको भी आप नोट कर लें। और ये कहाँ पर लागू है? ये दोस्तों गोवा में लागू है, इसको भी आप नोट कर लें। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। अब दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए 44वां संविधान संशोधन, ये कब का है, तो आपको याद में रखना है 1978 का है। और दोस्तों किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था आर्टिकल 301 के तहत, यानी कि 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978, इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमसे प्रश्न कहा गया कि द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पद कब ग्रहण किया। दोस्तों राष्ट्रपति से हर शिफ्ट में सवाल आ रहा है और मैंने आपसे पहले भी कहा था राष्ट्रपति आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। हमसे प्रश्न कहा गया कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद पर कब ग्रहण किया। 21 जुलाई 2022 को, 24 जुलाई को, 25 जुलाई को, 26 जुलाई को। तो आपको याद रखना है जो द्रौपदी मुर्मू जी है इन्होंने राष्ट्रपति पद कब ग्रहण किया था, 25 जुलाई 2022 को। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। 25 जुलाई को इन्होंने दोस्तों शपथ ली थी, इन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया था। अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए 24 जुलाई तक क्या था, 24 जुलाई, ये दोस्तों रामनाथ जो कोविंद है उनका कार्यकाल कब तक था, 24 जुलाई तक था। रामनाथ कोविंद भारत के पूर्व राष्ट्रपति, इनका दोस्तों कार्यकाल कब समाप्त हुआ, तो आप कहेंगे 24 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ। और राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने शपथ कब ली, 25 जुलाई को शपथ ली, इसको भी आप ध्यान में रखें। अगर आपसे कह दिया जाए 21 जुलाई, इसको क्या हुआ था, तो आपको याद में रखना है द्रौपदी मुर्मू जी भारत गणराज्य की व्यक्तिगत रूप से 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई थी, इसको भी आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं आपको नोट करा रहा हूँ, उनको आप बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। अगर आपसे कह दिया जाए भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 53 के अंदर है संघ की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54 में होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीति होती है, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीति होती है, कौन सी रीति है दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस दोस्तों पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 55 में है। इसके अलावा राष्ट्रपति की दोस्तों पदावधि ये किस में है, अनुच्छेद 56 में। इसके अलावा राष्ट्रपति की शपथ किसके अंदर है, शपथ है 60 के अंदर। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके अंदर है, अनुच्छेद 61 के अंदर है। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंदर है, इसको भी आप नोट कर लें। और दोस्तों एक सवाल कई बार आपसे पूछा जाता है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंदर है। इतनी दोस्तों आपको अनुच्छेद याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपके आने वाली सभी शिफ्टों के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि चूने पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। ये सवाल दोस्तों हमसे साइंस में पूछा गया है। कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कॉपर सल्फेट है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चूना पत्थर, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद में रख लेना है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र भी मैंने सामने लिखा है CaCO3, आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने का पत्थर। अब दोस्तों इसके अलावा ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी सभी शिफ्टों के लिए। सोडियम कार्बोनेट, इसको दोस्तों क्या है, Na2CO3 10H2O, ये होता है दोस्तों धोने का सोडा, धावन सोडा, धावन सोडा। अगर आपसे प्रश्न में धावन सोडे का रासायनिक सूत्र पूछे तो आप लगाएंगे Na2CO3 10H2O। अगर आपसे धावन सोडे का रासायनिक नाम पूछे तो आप कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है खाने का सोडा, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों बाई का काम क्या होता है, खाना बनाना, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। और इसका सूत्र क्या है, NaHCO3, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कॉपर सल्फेट, ये होता है दोस्तों कॉपर सल्फेट, इसको कहते हैं नीला थोथा, नीला थोथा। नीला थोथा किसको कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, CuSO4। इसका रासायनिक सूत्र भी आप याद रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि देवप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और पिंडर, अलकनंदा और धौली गंगा, ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। देवप्रयाग दोस्तों किन 2 नदियों के संगम होता है यहाँ पर, तो आपको याद में रखना है अलकनंदा और भागीरथी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट जवाब होगा। अब ऑप्शन में दोस्तों क्या क्या दिया है, अलकनंदा और मंदाकिनी, इसमें क्या है, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग।
अगर आपसे कह दिया जाए रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी, इसको आप नोट कर लें। अलकनंदा और पिंडर, इसमें क्या है, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और पिंडर। अगर आपसे कह दिया जाए अलकनंदा और धौलीगंगा, इसमें होता है विष्णुप्रयाग, दोस्तों सवाल पूछा गया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आने वाली शिफ्टों में आपसे क्या पूछा जा सकता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सारा कंटेंट, ऐसा कंटेंट दिया जाता है जो आने वाली सभी शिफ्टों के लिए रामबाण साबित होगा। जल्दी से दोस्तों क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या पूछा गया है। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया है कि क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों पेपर में एग्जैक्ट ऐसा सवाल पूछा गया था, ऐसा कौन सा ग्राउंड है जिसका आकार अंडाकार होता है और उसकी लंबाई 22 गज होती है। इसका सवाल ऐसे पूछा गया था आपकी पेपर में, लेकिन मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया है, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती, तो आप सबको पता लग गया है 22 गज। कितना होता है, 22 गज। आपको ऑप्शन नंबर बी ये महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करें। दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है वो मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। आपको क्या काम करना, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शतरंज और टेबल टेनिस। दोस्तों ये फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शतरंज, टेबल टेनिस, इन सारे मैदानों की आप लंबाई, चौड़ाई और खिलाड़ियों की संख्या जरूर से जरूर पढ़कर जाएं। हर शिफ्ट में एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सभी शिफ्टों के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे प्रश्न कहा गया कि राजस्थान से संबंधित नृत्य कौन सा है। यह सवाल दोस्तों बच्चों ने सेंड किया है, इसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं। कालबेलिया है, कठपुतली है, गणगौर है, उपरोक्त सभी है। तो आपको याद में रख लेना है राजस्थान से संबंधित नृत्य कौन से हैं। ये सभी नृत्य राजस्थान से संबंधित हैं। कालबेलिया हो गया, कठपुतली हो गया, गणगौर हो गया या उपरोक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षाओं के लिए। अब आप दोस्तों कमेंट कर बताएंगे राउफ इसका संबंध किस राज्य से है। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों सवाल पूछा गया कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किसने जीता है। चीन, नॉर्वे, स्वीडन, कोलंबिया। ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया। शीतकालीन पैरा ओलंपिक, इसमें सर्वाधिक पदक किसने जीता है, तो आपको याद रखना है ये चीन के द्वारा जीते गए थे। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। दोस्तों आपको बता दें शीतकालीन ओलंपिक, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, बीजिंग, चाइना। बीजिंग चीन में हुआ था शीतकालीन ओलंपिक। इसके अलावा इसका शुभंकर क्या था, बिंग ड्वेन। इसका दोस्तों शुभंकर था किसका, शीतकालीन पैरा ओलंपिक का। इसको भी आप ध्यान में रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी खेल से संबंधित मैं आपको यहां पर और बताता हूं, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए, आने वाली शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपसे कह दिया जाए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, कौन सा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अगर आपसे कह दिया जाए 2028 में इसका आयोजन कहां पर होने वाला है, तो आपको याद में रखना है लॉस एंजल्स और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। और इसके अलावा इसको आप ध्यान में रखें, संयुक्त लॉस एंजल्स और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। इसको आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों आपको बता दें 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे, पेरिस में होंगे। 2024 में दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर होंगे, 2024 में ये होने वाले हैं पेरिस में, 2024 के अंदर।
इसको भी आप ध्यान में रखें। 2024 में कहाँ होंगे? पेरिस में। और 2028 में कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाले हैं। इनको आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आने वाली सभी शिफ्टों के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया है। पीटी ऊषा को, मिल्खा सिंह को, मिताली राज को, झूलन गोस्वामी को। चारों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षाओं को लेकर। फ्लाइंग सिख किस नाम से जानते हैं? तो आप सबको पता है, ये मिल्खा सिंह को जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों बात करते हैं पीटी ऊषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आपकी परीक्षा के लिए। इनको दोस्तों क्या कहा गया है? तो आपको याद रखना, उड़न परी, उड़न परी, या दोस्तों ढिंग एक्सप्रेस। इस नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? पीटी ऊषा जी को जाना जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है ओलंपिक, ओलंपिक महासंघ, ओलंपिक महासंघ की पहली, ओलंपिक महासंघ की पहली महिला खिलाड़ी अध्यक्ष। दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी ऊषा जी बनाई गई हैं। इसको भी आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1894 ईस्वी में की गई थी। इसको भी आप नोट कर लें। और 23 जून, पूरी डेट याद रखें, 23 जून 1894। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। बात करते हैं दोस्तों मिताली राज, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला कौन है? मिताली राज। इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से। और ये दोस्तों कौन है? बैट्समैन है। झूलन गोस्वामी बहुत ही दमदार बॉलर और 5 वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला कौन है? झूलन गोस्वामी। ये दोनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षा को लेकर। मैंने आपसे ओलंपिक का मुख्यालय पूछा है, ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के महाअध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो आपको याद रखना है मोहम्मद तैयब इकराम। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं दोनों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि निम्नलिखित में से संक्रामक रोग है। इनमें से दोस्तों वहां पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब वहां पर एग्जैक्ट क्या ऑप्शन दिए गए ये मुझे नहीं पता, लेकिन उससे संबंधित क्या सवाल पूछा गया वो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। इसमें से संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया, खसरा, टाइफाइड, उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखने हैं, मलेरिया हो गया, खसरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सभी दोस्तों संक्रामक रोग हैं। याद रखें, संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो एक दूसरे के छूने से फैलते हैं और दोस्तों सांसों के द्वारा फैलते हैं, सांस लेने के द्वारा फैलते हैं, छुआछूत से फैलते हैं, उसको कहते हैं संक्रामक रोग, कंटीजियस डिसीज। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों परीक्षा में आप 2 से 3 चीजें जरूर याद करके जाएं। रबी की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी है? विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है, जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है, या प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है, या निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है। ये 4 से 5 टॉपिक है, इनको आप अच्छे से पढ़कर जाएं। एक सवाल दोस्तों आपका फिक्स रहेगा आपकी आने वाले सभी शिफ्टों में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया और बार बार रिपीट हो रहा है ये सवाल। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो मैंने आपको कई बार नोट कराया था ये सवाल। कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक। तो आपको याद होगा रुक्मणी देवी का संबंध किससे? भरतनाट्यम। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भरतनाट्यम का दोस्तों उद्गार करने वाली कौन थी? रुक्मणी देवी अरुणडेल। इनका संबंध किससे? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु, तमिलनाडु से संबंधित है भरत नाट्यम। इसको आप नोट कर लें। कथकली, मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? ये केरल से संबंधित है। इसको भी आप नोट करें। कथक दोस्तों इससे कौन है? पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। और दोस्तों पंडित बिरजू महाराज, इसके अलावा सितारा देवी, सितारा देवी, इनका संबंध भी किससे है? तो आप कहेंगे कथक से है। इसको भी आप नोट करें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमसे अगला सवाल कहा गया कि कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, खादी ग्रामोद्योग आयोग या बाल विकास मंत्रालय। तो आप सबको पता है कौशल और विकास मंत्रालय किस अंतर्गत आती है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आप कमेंट कर बताएं कि कौशल विकास मंत्रालय कब प्रारंभ हुआ था। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ये किसके अंतर्गत आता है? नितिन गडकरी जी के अंतर्गत आता है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसी के द्वारा नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? KVIC के द्वारा किया गया है और 1956 का अधिनियम है KVIC का। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विनीत कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें अपने दोस्तों तक जिनका भविष्य में एग्जाम है। आप यकीन मानिए आप ऐसा एनालिसिस देख रहे हैं जहां से आपकी परीक्षा में हूबहू सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी आगे मैं बताने वाला हूं कि आपसे कल की वीडियो से क्या सवाल पूछा गया है। आज के दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होगी आप सबके लिए। ये देखिए दोस्तों, हरित क्रांति का जनक आपसे पूछा गया है। कल के ही दिन मैंने आपको बताया था विश्व में हरित क्रांति और भारत में हरित क्रांति, और आज आपसे सवाल पूछा गया है हूबहू, आप चेक कर सकते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है? एम एस स्वामीनाथन को कहा गया है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा गया है, टेंसले को कहा गया, अर्नेस्ट हैकेल को कहा गया है। तो आप सबको पता है भारत में हरित क्रांति का जनक आपसे पूछेगा तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे कह दिया है विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। इसको आप नोट कर लें। एजी टंसले, इन्होंने क्या किया था? इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? एजी टेंसले ने दिया है। और इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल, इसको आप नोट कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इकोलॉजी, इसको आप ध्यान में रखें। आने वाली शिफ्टों के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल होंगे सारे के सारे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? कल्हण थे, बाणभट्ट थे, विशाख दत्त थे, ह्वेन-सांग थे। तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? ये बाणभट्ट थे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और बाणभट्ट की दोस्तों एक पुस्तक है कादम्बरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। कल्हण की राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे कल्हण की है। इसी में ही दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान में रखें। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे विशाख दत्त। ह्वेन-सांग, इनकी दोस्तों CU की ये किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे ह्वेन-सांग। इसको भी आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों केवल रहेला किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे इब्न बतूता इनकी पुस्तक है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अब आप कमेंट कर बताएं दोस्तों, इंडिया विंग्स फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि राष्ट्रपति आपात से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों पहली शिफ्ट में भी राष्ट्रपति से सवाल पूछा गया, दूसरी शिफ्ट में भी राष्ट्रपति से सवाल पूछा गया। आप राष्ट्रपति को रट कर जाएं, आपकी परीक्षा में 100% सवाल पूछा जाएगा। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, चारों अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रपति आपात से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 352। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे कहा जाए अनुच्छेद 123, इसमें क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किसके अंतर्गत है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 123 है। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ये दोस्तों अनुच्छेद 356 में है। और अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात।
दोस्तों आपको बता दें अभी तक हमारे भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों कमेंट कर बताएं राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग चुका है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और मैंने आपसे क्या पूछा था, इंडिया विंग्स फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। अगर आपसे कह दिया जाए इंडिया विंग्स ऑफ फायर, केवल विंग्स ऑफ फायर आपसे पूछे तो आप कहेंगे APJ अब्दुल कलाम, लेकिन इंडिया विंग्स फ्रीडम आपसे पूछे तो आप कहेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये दोनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया, बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा गया लेकिन आपकी परीक्षा में पूछा गया है। सदन की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति होना आवश्यक है? कुल संख्या के 9वें भाग की उपस्थिति, कुल संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति, कुल संख्या के 15वें भाग की उपस्थिति, कुल संख्या के 20वें भाग की उपस्थिति। तो आपको दोस्तों याद रखना है इसका मोटा मोटा कुल संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति होना अति महत्वपूर्ण है सदन की बैठक हेतु, गणपूर्ति हेतु, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए सरला संसद का उल्लेख दोस्तों किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 79, राज्यसभा का आर्टिकल 80, लोकसभा का आर्टिकल 81, इसको आप ध्यान में रख लें, कई बार सवाल पूछे गए हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और सिंपल सवाल है। अनुच्छेद 1, 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 37। तो आपको याद रखना है भारत जो है राज्यों का संघ है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, इसको आप नोट कर लें। अनुच्छेद 14 क्या है? समता का अधिकार, समता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 25 में क्या है? तो आपको याद रखना है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंदर है? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट, DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में अपरिवर्तनीय होंगे, DPSP न्यायालय में अपरिवर्तनीय होंगे, ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 37, इसको भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों अनुच्छेद 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी गवर्नेंस, इसको आप याद रख लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, मानसून का प्रारंभ किस गोलार्ध से होता है? दोस्तों ये सवाल भी पूछा गया है, बच्चों ने भेजा है आपकी शिफ्ट में। अब आप दोस्तों बताएं उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका सही जवाब दक्षिणी गोलार्ध होना चाहिए। आप इसको एक बार खुद से रीचेक कर लेंगे कि इसका उत्तर दक्षिणी गोलार्ध होगा या नहीं, इसको आप एक बार खुद से रीचेक करेंगे। हमारे द्वारा इसको कंफर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, इसको आप एक बार खुद से रीचेक करेंगे, फिर उसको आप कंफर्मेशन देंगे। कैसी लगी आज की क्लास, कैसा लगा आज का एनालिसिस? उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका भविष्य में एग्जाम है तो इस क्लास को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। 100% ऐसे सवाल लेकर आता हूँ जो आपकी आने वाली शिफ्टों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।